ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। चुनौतियों के लिए कितनी तैयार है सरकार, इस तरह के जो एडिटोरियल होते हैं उन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा और कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को यहाँ जरूर मिलेगा। तो संविधान के संरक्षक होने का दावा दिखावा करने वाले विपक्षी दलों के सदस्यों का लोकसभा की कार्यवाही के दौरान व्यवहार भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप नहीं रहा और संविधान की पीढ़ी लेकर संसद में प्रवेश, प्रोटेम स्पीकर के चयन से लेकर स्पीकर के चुनाव को लेकर गतिरोध, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का निम्न स्तर, नियम विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव की मांग और आप देखेंगे सदन से बहिर्गमन, ऐसा ही आचरण रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की हिंदू समाज पर अवांछित टिप्पणी भी उचित नहीं कही जा सकती है। राजनीतिक संस्कृति में पतन के चलते ना तो विपक्ष रचनात्मक विरोध और स्वस्थ आलोचना कर रहा है और न ही सत्तारूढ़ दल विपक्ष का सहयोग ले रहा है। और आप देखिए, इससे देश की युवा पीढ़ी लोकतंत्र के बारे में क्या धारणा बना रही है। गांधी जी ने कहा था कि प्रबुद्ध और अनुशासित लोकतंत्र विश्व में सर्वोत्तम चीज है। और आप देखिए, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष से अपेक्षा की जा सकती है कि वे अपने कार्य, कथन और चिंतन में बौद्धिकता एवं अनुशासन का प्रदर्शन कर युवा पीढ़ी की लोकतंत्र में आस्था को दृढ़ कर सकेंगे। यदि युवाओं की लोकतंत्र में आस्था न रहे तो संविधान का कोई अर्थ नहीं है और इसमें सत्ता पक्ष की को पहल करनी होगी। लेकिन आप देखेंगे, तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के समक्ष चुनौतियां कम नहीं है। सरकार की पहली चुनौती संसदीय विपक्ष है और जिसका लक्ष्य होगा कि घटक दलों पर निर्भर मोदी सरकार को अस्थिर करना। इसके लिए वे तेदेपा और जदयू को ढाल बनाकर सरकार पर प्रहार करते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के सामने सहयोगी दलों के साथ रखने और नए सहयोगी तलाशने की चुनौती रहेगी। चुनाव परिणाम के बाद से विपक्ष, विशेषकर कांग्रेसी, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे असली विजेता वही हो और मोदी पराजित हुए हों। और विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने पर उन्हें बधाई न देकर सामान्य शिष्टाचार का भी उल्लंघन किया है। और ऐसे में विपक्ष से सरकार क्या संसदीय कार्यों में सहयोग की अपेक्षा कर सकती है। बजट सत्र में यदि विपक्ष केवल शोर शराबे, धरना प्रदर्शन और नारेबाजी में ही व्यस्त रहा तो नीतिगत विमर्श और निर्णय कैसे होंगे। सरकार से भी हट धर्मिता छोड़ विपक्ष को विश्वास में लेने और उनसे नियमित संवाद की अपेक्षा रहेगी और जिससे विपक्ष को भी लगे कि नीति निर्णय प्रक्रिया में उसका भी सहभागिता है। दूसरी चुनौती भाजपा को सहयोगी दलों से तालमेल बनाने की होगी, खासतौर पर जदयू और तेदेपा से, क्योंकि उनके बिना बहुमत की स्थिति प्रभावित होगी। भाजपा ने बिहार में नीतीश और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मिलाकर एक बड़े सामाजिक वर्ग को साधा है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेदेपा जनसेना भाजपा गठबंधन ने मुद्दों पर चुनाव लड़कर कामा, कापू और रेड्डी समाज के सभी समीकरण बनाए हैं। इसके आसार अधिक हैं। विशेष राज्य का दर्जा और विकास हेतु वित्तीय सहयोग आदि मांगों पर तेदेपा, जदयू या तथा भाजपा के संबंधों में समस्या नहीं आएगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का सकारात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। वह स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और राज्यों के प्रति संवेदनशील हैं। नीतीश और नायडू की विकासोन्मुख मांगे मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना का अभिन्न अंग है, इसलिए उन मांगों पर प्रधानमंत्री को समस्या नहीं होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से मधुर संबंध बनाए रखना भी मोदी सरकार की एक चुनौती होगी। भाजपा और संघ भले ही कहे कि उनके भी सब कुछ सहज है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। यदि सब कुछ सहज होता तो चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को क्यों कहना पड़ता कि अब भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है। और इससे स्वयंसेवकों में गलत संदेश गया। संघ के कार्यकर्ता निष्ठापूर्वक भाजपा के पक्ष में जनमत तैयार करते हैं और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाते रहे। नड्डा के बयान से उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी उदासीन हो गए, जिससे भाजपा को नुकसान हुआ है और जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिना संघ के सक्रिय सहयोग के भाजपा के प्रदर्शन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। मोदी सरकार इस काल की एक चुनौती स्वयं भाजपा से है। समावेशी राजनीति के कारण मोदी ने समाज के सभी वर्गों, जातियों को पार्टी की ओर आकृष्ट किया है और इससे अस्मिता की राजनीति करने वाले भी आज भाजपा में। इसके चलते न केवल कुछ पुराने भाजपाई नाराज हैं, बल्कि पार्टी में गुटबाजी भी बढ़ी है। भाजपा में आप देखते हैं कि नव प्रवेशार्थियों का भाजपा की विचारधारा से जुड़ाव हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन पुराने भाजपाई यही समझते हैं कि वे अपने निहित स्वार्थ के लिए ही पार्टी से जुड़े हैं। विचारधारा से इतर अन्य आधारों पर भी लोग आज भाजपा से जुड़े हैं। स्वार्थ सिद्धि न होने पर भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री अपने दायित्वों के निर्वहन में
इतने तल्लीन नहीं हो सकते कि अपने सांसदों विधायकों की आक्रामकता और गुटबाजी को से लेकर जनता से विमुखता और भ्रष्टाचार में लिप्तता का संज्ञान ना लें और गैर भाजपा गैर राजग शासित राज्यों से मधुर संबंध बनाना सरकार की पांचवी चुनौती है। और जिसे आक्रामक संघवाद की शुरुआत बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की और उसकी बेल पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार को आंतरिक और बाह्य तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। कानून व्यवस्था, आतंकवाद, सुरक्षा जैसी संवेदनशील समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। दैवीय और प्राकृतिक आपदाओं से निपटना पड़ता है और तकनीक जनित नए प्रकार के अपराधों की काट खोजनी पड़ती है। अतः मोदी सरकार को सभी राज्यों से तालमेल बैठाकर ही शासन चलाना होगा। यदि इन 5 राजनीतिक चुनौतियों से मोदी सरकार निपट सकी तो न केवल आगामी 5 वर्षों तक शासन सुचारू रूप से चलेगा, बल्कि इससे जनमानस में लोकतंत्र के प्रति आस्था भी दृढ़ होगी। लेखक सेंटर फॉर स्टडी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है डॉक्टर ए के वर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। देखिए, आपने अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हमारे देश में। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? टोटल 543 हैं और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 272 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। उसके सहयोगी दलों को मिलाकर, जिसे एनडीए कहते हैं ना, उनकी सरकार बनी है। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीदवार बन सकते हैं। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और आप देखेंगे कि लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, आरएसएस की बात हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना ये संगठन। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग क्या सोचते हैं? इनके विचारों से आप सहमत हैं या नहीं? आप अपनी बता सकते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रस्त पश्चिमी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद पश्चिमी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनके और साथ ही भारत के प्रति हमलावर हो गया है। वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात और उनसे गले मिलने को लेकर उनकी आलोचना करने में जुट गया है। दरअसल कुछ पश्चिमी देशों की तरह उनका मीडिया भी भारत को अमेरिका के पाले में लाने के लिए अतिरिक्त जतन कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मोदी के प्रति तभी से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है जब से वह पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि नरेंद्र मोदी के अपने दोनों कार्यकाल में पश्चिमी नेताओं के साथ अब तक के सबसे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया के साथ ऐसा नहीं है। वह उन्हें ताकतवर से लेकर तानाशाह तक कई तरह के शब्दों से संबोधित करता है। अब तक मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी, और तब पश्चिमी मीडिया द्वारा फैलाए गए भारत मोदी विरोधी एजेंडे का मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। भारत ने लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशी पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा से भरे हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का अपना रुख जारी रखा। पत्रकारिता का नियम है कि संतुलित रिपोर्टिंग में सभी पक्षों के तथ्य और सभी पक्षों के बयानों को समान रूप से प्रस्तुत किया जाए, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने पूरे परिदृश्य को विकृत किया और बिना किसी पर्याप्त संदर्भ और दूसरे पक्ष के किसी भी दृष्टिकोण को शामिल किए पक्षपातपूर्ण और एकतरफा नैरेटिव बनाया रखा। और उसने भारतीय चुनाव को कवर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रकाशित की। चुनाव के दौरान ब्रिटिश दैनिक समाचार पत्र द गार्डियन में प्रकाशित लेखों के कुछ शीर्षक भारत में चुनाव पूरे जोरों पर, नरेंद्र मोदी हताश और खतरनाक होते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बने नफरत के सौदागर, अत्यधिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त शीर्षक किसी सनसनीखेज थ्रिलर है या किसी धारावाहिक की पंचलाइन के रूप में अधिक उपयुक्त लगते हैं थे। और इनमें से भारत में चुनाव पूरे जोरों पर, नरेंद्र मोदी हताश और खतरनाक होते जा रहे हैं शीर्षक से प्रकाशित लेख 2002 के गोधरा दंगों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने से शुरू होता है। उन्हें अपराधी के रूप में चित्रित करता था, लेकिन लिखने वाले ने यह उल्लेख नहीं किया मोदी को गोधरा दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी आरोपों से बहुत पहले ही बरी कर दिया गया है। जाहिर है कि लेखक यह सब इसलिए बताता है क्योंकि यह उसकी सातिर कथा के अनुकूल नहीं था। लोकसभा चुनाव के दौरान जर्मन ब्रॉडकास्टर डायचे वेले ने भी क्या भारत का चुनाव आयोग मोदी के खिलाफ शक्तिहीन है नामक शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया।
और उसमें मोदी के भाषण को सनसनीखेज बनाने की घोषणा करते हुए कहा गया कि उनके शब्द इस्लामोफोबिया फोबिया में डूबे हुए हैं। लेख में सुविधाजनक रूप से उस संदर्भ को छोड़ दिया गया जिसमें मोदी ने टिप्पणी की थी कि पंथ मजहब के आधार पर आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान की भावनाओं प्राविधानों के विरुद्ध है। लेख में भारत के चुनाव आयोग को भी एक निष्क्रिय दर्शक कहा गया। चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव के बीच मैं बिना किसी सबूत के और अज्ञात स्रोतों द्वारा दिए गए सामान्यीकृत बयानों के आधार पर आरोप लगाना क्या वाकई में पत्रकारिता है? लगता है कि यह भारत के लोगों की सोच को प्रभावित करने और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की बात एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयास था। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, लोकतंत्र की जननी की हालत अच्छी नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो मोदी को झूठ का मंदिर बताया, जबकि फ्रांस के प्रमुख अखबार ले मांद ने लिखा है, भारत में केवल नाम मात्र का लोकतंत्र। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स ने लिखा है कि अयोध्या में अल्पसंख्यकों को लगातार डराया जा रहा है। सीएनबीसी ने चुनाव को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। वहीं सीबीएस टेलीविजन नेटवर्क ने मोदी के चुनाव प्रचार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया। पर इनमें से एक ने भी महिलाओं के खिलाफ भयानक संदेश, काली हिंसा या टीएमसी के लोगों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या या भाजपा की नुपुर शर्मा की टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या जैसे मुद्दों पर बात नहीं की है। पश्चिमी मीडिया का मोदी फोबिया अंतहीन है। लगता है कि पश्चिम के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का मकसद मोदी और साथ ही भारत की छवि को बिगाड़ना है। वे लगातार भारत के खिलाफ नकारात्मक एजेंडा चलाते रहते हैं। कोविड के समय भी पश्चिमी मीडिया ने भारत को बदनाम करने का अभियान छेड़ दिया था, जबकि तब कई पश्चिमी देशों की स्थिति कहीं अधिक खराब थी। मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बन जाने पर पश्चिमी मीडिया हताश, निराश और नाराज दिख रही है। इसी कारण वह यह साबित करने में जुट गया है कि मोदी कमजोर प्रधानमंत्री, कुछ तो उन्हें चुनाव हरा हुआ बता रहे हैं। अब स्पष्ट है कि पश्चिमी मीडिया को मोदी के नेतृत्व में भारत का बढ़ता कद रास नहीं आ रहा है। यह एक तथ्य है कि पश्चिमी देशों की एक लॉबी और वहां की मीडिया का एक हिस्सा भारत की आर्थिक प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसकी ओर से हर स्तर पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के प्रयास किए जाते रहते हैं। लगता नहीं कि यह सिलसिला थमेगा। लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक हैं, इनका नाम है संजय द्विवेदी, इनके द्वारा लिखा गया है। आप लोग देखिए, इनके संजय द्विवेदी के विचार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दिया करिएगा। मैं इनके विचार आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि इस तरह की इनके विचार हैं उससे सहमत होंगे, बहुत सारे लोग ना सहमत भी होंगे। आजादी है सबको अपनी बात रखने का। उचित फैसला, किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर घमंड रखना ही है तो यह घमंड करें कि मैं परम पुरुष की संतान हूं। संसार में जितनी भी संपदा है उसके कारण परम पुरुष है और मैं ईश्वर की संतति हूं। फिर किसी भी तरह की कुंठा नहीं रहेगी। मन फल लदे वृक्ष की तरह झुका रहेगा। परम पिता में आस्था रखने वाले भेदभाव को भी नहीं मानते हैं। जब भेदभाव जैसी बात होगी ही नहीं तो कुंठा कहां से आएगी। मनुष्य में एक और कुंठा रहती है तो है, मैं पापी हूं, मैं यह पाप किया है, परमपिता मुझे मेरे पाप की सजा देंगे। ऐसी कुंठा हमें क्यों पालें जब हम परमपिता की संतान है। पाप पुण्य तो इस जगत की चीज है और जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है हम उसमें सुधार करना शुरू कर देते हैं। गलती का एहसास ना होने को ही पाप समझना चाहिए। गलती का एहसास होने का मतलब है उसका परिमार्जन संभव है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वह साफ वस्त्र पहना हुआ है, वह देखने में अच्छा लग रहा है, उसके पिता उसे गोद में उठा लेंगे, प्यार करेंगे तो उस बच्चे के शरीर पर जो सुंदर वस्त्र है क्या वह उसका अंश है? वह तो बाहर से जोड़ा गया है ना। और आप देखिए, वह एक दूसरा बच्चा सड़क पर चलते चलते नाली में गिर जाता है, हाथ पैर में कीचड़ लग जाता है। बच्चे को कीचड़ में लिपटा देख कोई अन्य घृणा कर सकता है, पर क्या उसका पिता उससे घृणा करेगा? बिल्कुल नहीं। वह उसे झट उठाएगा, पूछेगा, रोते हुए बच्चे को चुप कराएगा। इसी तरह से पाप पुण्य दुनिया के लिए है, परम पिता के लिए नहीं। इसलिए मन में कभी किसी तरह की कुंठा नहीं रखनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि परम पुरुष के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, मैंने गलती की है। यह तो लाज की बात है, पर याद रखने वाली बात है कि लाज एक पास है, एक बंधन है। इस बंधन से लड़ाई का मतलब है परम पुरुष के समीप जाना। अब कितना इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा गया है। अब आप सोचिए कि इन बातों को मानता कितने लोग होंगे। ये मायने रखता है, अच्छी बातें लगती हैं लिखी हुई। रोजगार का प्रश्न, तो भाजपा की ओर से केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि राहुल गांधी अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से बेरोजगारी पर झूठ फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि भाजपा और उसकी केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इस विमर्श की प्रभावी ढंग से काट की जाए कि रोजगार के मोर्चे पर संकट गहरा रहा है। भाजपा उसकी सरकारों को इस धारणा को भी ध्वस्त करना होगा कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है
और इसके अतिरिक्त इस पर भी ध्यान देना होगा कि जब अन्य देशों की तुलना में देश में नौकरियों के अवसर बढ़ रहे हैं, तब फिर विपक्ष यह माहौल बनाने में क्यों सक्षम है कि रोजगार के मोर्चे पर स्थिति चिंताजनक है। आखिर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अध्ययन कहता है कि मनमोहन सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में मोदी सरकार की शासनकाल में कहीं अधिक नौकरियों का सृजन हुआ है, तब फिर विपक्ष उल्टी तस्वीर पेश करने में क्यों समर्थ है। और यह विपक्ष सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए झूठा का सहारा लेने के साथ ही बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों की मनमानी व्याख्या कर रहा है, तो स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी कमजोरी झलकती है। इसका अर्थ है कि वह अपनी, आप देखिए, बात सही से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 4.67 करोड़ नौकरियां बढ़ी हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बीते वित्त वर्ष तक देश में कुल नौकरियां बढ़कर 64.3 करोड़ हो गई। कितना? 64.3 करोड़। इसका अर्थ है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुस्ती और उसका प्रभाव भारत में बढ़ने के बावजूद देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। और इनसे इनकार नहीं है कि रोजगार से और अधिक अवसर पैदा की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति सरकार को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर करनी होगी, लेकिन इसके साथ ही उसे उस धारणा को भी तोड़ने का काम करना होगा जिसके तहत रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी समझा जाता है। और अपने देश में सरकारी नौकरियों के प्रति जैसा जबरदस्त आकर्षण है, वैसा अन्य विकासशील एवं विकसित देशों में कम ही देखने को मिलता है। सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण का एक बड़ा कारण नौकरी की गारंटी, जवाबदेही से मुक्ति का भाव भी है। एक अन्य कारण यह भी आम धारणा है कि सरकारी नौकरियां अति सुरक्षित होने के साथ ही आराम तलबी का पर्याय होती है। इस धारणा को जितनी जल्दी दूर किया जाए उतना अच्छा है। इससे सफलता तभी मिलेगी जब सरकारी नौकरियों को कार्यकुशलता का पर्याय बनाने के साथ सरकारी कर्मचारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों में यह भाव जगाना ही होगा कि यदि वे अपने काम सही तरह नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। बड़ी राहत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश देकर बड़े वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की है। अब हरियाणा सरकार को 1 सप्ताह के भीतर सभी बैरिकेड्स हटाकर शंभू बॉर्डर को पूरी तरह खोलना होगा। फरवरी से ही यह बॉर्डर बंद है। इसके आसपास के गांव के लोगों का परेशान होना स्वाभाविक है। उनके कामकाज, उद्योग धंधे, बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बॉर्डर बंद होने से पंजाब में उद्योग एवं व्यापार को भारी क्षति उठानी पड़ी। एक समय ऐसा भी आया जब किसान संगठनों की तरफ से रेलवे ट्रैक भी अवरुद्ध किया गया था। शंभू बॉर्डर और रेलवे ट्रैक बंद होने के बाद पंजाब में व्यापारियों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद किसान संगठनों की तरफ से रेलवे ट्रैक से धरना हटा लिया गया था। अब आशा की जानी चाहिए कि शीघ्र ही शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि इस मामले में सुनवाई और पहले हुई होती तो बॉर्डर बंद होने से जो क्षति हुई है उसे रोका अथवा कम किया जा सकता था। हाईकोर्ट ने बॉर्डर खोलने के साथ ही हरियाणा पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश भी दिए। साथ ही किसानों को कानून का उल्लंघन न करने की नसीहत देकर उचित ही किया। अपेक्षा है कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और बाधाएं दूर कर ली जाएंगी। इसके साथ ही सरकार और किसानों को उचित मंच पर बातचीत के माध्यम से गतिरोध को समाप्त कर सर्वमान्य हल की तरफ बढ़ना चाहिए। शिक्षा से अधिक शादी पर खर्च। तो हाल ही में एक खबर आई कि भारत के लोग शिक्षा की तुलना में विवाह पर लगभग 2 गुना खर्च करते हैं। और आप सोचिए, शिक्षा पर अगर इतना खर्च किया जाए तो परिस्थिति ही बदल जाएगी पूरी। और आप देखते हैं कि भारतीय विवाह उद्योग का मूल्य लगभग, आप देखिए, 10.7 लाख करोड़ रुपए है, जो से खाद्य और किराने के सामान के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग बनाता है। एक भारतीय विवाह पर लगभग 12.5 लाख रुपए खर्च होता है, जो किसी व्यक्ति की स्नातक तक की शिक्षा पर होने वाले खर्च का लगभग दुना है। भारतीय संस्कृति में शादियों का विशेष महत्व। यह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन ही नहीं, बल्कि 2 परिवारों का संगम और सामाजिक रीति रिवाज का उत्सव मनाने का अवसर भी होता है। पिछले कुछ दशकों में इन शादियों का खर्च आसमान छूने लगा है। आसमान, जो बड़ी चिंता का विषय वही बनता जा रहा है। दरअसल भव्य शादी परिवार की शान और समृद्धि का प्रदर्शन करने का तरीका बन गई है और दिखावे प्रतिस्पर्धा की होड़ में लोग खर्चों की कोई सीमा नहीं रखते हैं और अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। महंगे कपड़े, आभूषण, एक से एक महंगे पकवान, भव्य सजावट आज हर शादी का हिस्सा बन गए हैं। भारतीय समाज में शादी को जीवन का खास मौका माना जाता है, इसलिए माता पिता अपने बच्चों के लिए इसे बेहतर बनाना चाहते हैं। भाभी दूल्हा और दुल्हन के मन में भी अपनी शादी को यादगार बनाने की प्रबल इच्छा रहती है। इस वजह से वे भी शादी से संबंधित खरीदारी करने और सजने संवरने में खुले हाथों से पैसे खर्च करते हैं। शादी में दिया जाने वाला दहेज लड़की के माता पिता पर खर्च का और अधिक बोझ बढ़ा देता है। वैसे तो दहेज कानूनन अपराध है, लेकिन अभी भी कई भारतीय परिवारों में यह प्रचलित है। जिन परिवारों के पास अधिक पैसा है वे तो अपनी बेटी को अधिक से अधिक सामानों और उपहारों के साथ विदा करते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव उन गरीब परिवारों पर पड़ता है जिनके पास पैसा नहीं है, फिर भी उन्हें समाज की देखा देखी कर लेकर भी उपहार देने पड़ते हैं।
शादी में होने वाले खर्च की वजह से कई परिवार बेटियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बेटी के जन्म के साथ ही वे शादी के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं। विवाह एक खुशी का अवसर है, इसे बोझ नहीं बनने देना चाहिए। शादियों को खुशहाल और टिकाऊ बनाने के लिए लोगों को अनावश्यक खर्चों और दिखावे के नुकसान के बारे में जागरूक करना जरूरी है। हमें अपना सोच बदलना होगा और शादियों को सादगी से मनाने पर जोर देना होगा। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को भी जड़ से खत्म करना जरूरी है। सरकार को सरल और किफायती शादियों को प्रोत्साहन करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार। इस तरह के मुद्दों पर, इस तरह के टॉपिक पर आपकी क्या सोच रहती है, अपनी सोच जरूर बताया करिएगा। ये देखिए टिप्पणियां हैं, इन पर इन्हें भी पढ़ सकते हैं आप लोग। और क्या, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाती है एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर, वहां से जाकर डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। उच्च शैक्षणिक संस्थान, स्वायत्तता से गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद। शिक्षा में सुधार की बातें होती रहती हैं हमेशा, आप लोग देखते भी रहते होंगे। तो उच्च शिक्षा में सुधार की दृष्टि से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई तथ्यों का उल्लेख किया गया है और इनमें शैक्षणिक संस्थानों में स्वायत्तता बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कई कदम भी उठा रहा है। देखिए, यूजीसी संस्था के बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। यूजीसी नेट भी आप लोग देखते रहते हैं। किसकी बात, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा, किसका, यूजीसी। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहां, नई दिल्ली में। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी क्रम में यूजीसी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता देने के साथ उनसे जुड़े नियमों में बदलाव कर रहा है। नए नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को स्वायत्तता के लिए अब अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वह इससे पहले भी स्वायत्तता हासिल कर सकेंगे। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ इसी मार्च में यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय सहित 8 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की है। और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थानों का स्वायत्त होना जरूरी है, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि स्वायत्तता क्या है। शिक्षा संस्थानों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, शिक्षा संस्थानों को अपने तरीके से काम करने की पूरी आजादी मिले और विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए उन्हें क्रियान्वित कर सकें। वे अपने हिसाब से काम कर सकें, यही स्वायत्तता है। स्वायत्तता मिलने के बाद संस्थान बगैर यूजीसी की अनुमति के कैंपस गतिविधियां, रिसर्च पार्क, कौशल विकास के लिए नए कोर्स और विदेशी छात्रों को प्रवेश के नए नियम बना सकते हैं। एक मुख्य मुद्दा आर्थिक स्वायत्तता का भी है। जब तक उच्च शिक्षा संस्थान को धन के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा, तब तक उनकी स्वायत्तता बंधक बनी रहेगी। सार्वजनिक शिक्षा संस्थान तो सरकारी सहयोग से ही चलते हैं। वित्तीय सहायता के लिए कुछ मानक तय करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। चुनौतियां क्या हैं? तो कहने के लिए देश के कई विश्वविद्यालय स्वायत्त हैं, किंतु प्रायः देखा जाता है कि राजनीतिक पसंद नापसंद के आधार पर सरकारें विश्वविद्यालय को धन आवंटित करती हैं। भारत विद्वानों को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद विषयों पर अपने जीवन, अध्ययन या पेशे के डर के बिना चर्चा करने के लिए वांछित स्वतंत्रता प्रदान करने में विफल रहा। देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही मुद्दों पर सरकारों के अवांछित हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। अधिकांश नियुक्तियों में विशेष रूप से शीर्ष पदों के लिए, जैसे कुलपति और कुल सचिव, का अत्यधिक राजनीतिकरण किया गया। देश में राजनीतिक प्रभाव के कारण शैक्षणिक स्वायत्तता पर असर पड़ता है, जिससे संकाय और छात्रों पर विशेष राजनीतिक विचारधारा को अपनाने का दबाव बढ़ता है। और आप देखते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां न केवल शैक्षणिक तथा रचनात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं, बल्कि लाइसेंसिंग और मान्यता सहित भ्रष्ट प्रथाओं को भी जन्म देती हैं। वर्तमान में कई शैक्षणिक संस्थाओं और नियामक संस्थाएं केंद्रीय और राज्य स्तर पर नौकरशाहों के नेतृत्व में हैं। स्टाफ की नियुक्तियों पर और छात्रों के प्रवेश में पक्षपात तथा भाई भतीजावाद का बोलबाला है। शैक्षणिक नियुक्तियां और पदोन्नति कभी कभी अभ्यर्थियों की योग्यता गुणों के बजाय राजनीतिक विचारों से प्रभावित होती हैं। कई प्रभावशाली छात्र जो अकादमिक जगत में बने रहना चाहते हैं, वे अच्छे वेतन की तलाश में विदेश पलायन कर रहे हैं और विदेश गए ऐसे प्रतिभाशाली भारतीयों को वापस भारतीय विश्वविद्यालय में बुलाया जा सकता है और विदेशी विश्वविद्यालयों से समझौता करने में अब इन शिक्षण संस्थानों को किसी अन्य नियामक की अनुमति का इंतजार नहीं करना होगा। वस्तुतः विश्वविद्यालय सोचने, विचारने और तर्क करने
और आप देखेंगे कि सहमति असहमति जताने खुले विमर्श की जगह है। और आप देखेंगे राज्यों के सीधे हस्तक्षेप धार्मिक विचारों से इन्हें हर संभव दूर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों को आबादी से दूर बचाए जाने के पीछे भी यही कारण है कि ज्ञान के सृजन में बेवजह कोई बाधा ना आए। और दुनिया भर के अच्छे माने जाने वाले विश्वविद्यालयों में अकादमिक आज़ादी से कोई समझौता नहीं किया जाता है। और इसकी सैद्धांतिक और दार्शनिक जड़ें इस बात से जुड़ी हैं कि बिना सवाल उठाए कोई ज्ञान संभव नहीं है, लेकिन परंपरावादियों को अक्सर सवालों से दिक्कत होती है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? भारत में उच्च शिक्षा की संस्थागत स्वायत्ता को मजबूत करने और राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए तथा अनुचित प्रभाव का विरोध करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए। और इसके लिए वित्त पोषण के विविध स्रोतों की तलाश करने और सरकारी निधियों पर निर्भरता कम करने के उपाय किए जा सकते हैं। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक स्वायत्ता स्वतंत्रता को एक अटूट सिद्धांत के रूप में बनाए रखना और स्वतंत्र विचार विमर्श तथा अनुसंधान को सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि भारत के विश्वविद्यालयों में छात्र संघों को स्वायत्त निकाय के रूप में बनाए रखना, उनके चुनाव या फिर कार्यप्रणाली में राजनीतिक दलों या फिर प्राधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए। और इसके अलावा आप देखिए स्वायत्ता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक जीवंत एवं गतिशील उच्चतर शिक्षा पारितंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सबका अधिकार होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी देश के विकास की कुंजी होती है। केंद्र सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग दूर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से देश में डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अंतर्गत कई पहले शामिल हैं, यथा स्वयं अर्थात स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं प्रभा, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशन रिसोर्स आदि। और दरअसल स्वयं एक एकीकृत मंच है जो स्कूल 9वीं से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा बल्कि शिक्षकों और गैर छात्र शिक्षार्थियों द्वारा भी जीवन में कभी भी सीखने के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वयं प्रभा सप्ताह में 7 दिनों और 24 घंटे देश में सभी जगह डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। और इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्य सामग्री होती है जो विविध विषयों को कवर करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों को दूर दराज के ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचाने जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2015 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 6 से 8 वर्ष के बच्चों को विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का ढांचा एक साथ 2 रास्तों पर कदम बढ़ाने के दृष्टिकोण पर आधारित है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य विद्यालय में संप्रेषण विद्या के साथ कक्षा के सीमित वातावरण से परे विज्ञान, गणित, तकनीक की उपलब्धताओं जैसे प्रौद्योगिकी अवलोकन द्वारा सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराना है ताकि विद्यार्थियों का वैज्ञानिक अन्वेषण हो सके। वर्ष 2015 में शुरू की गई पहल ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स ज्ञान का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अंतर्गत देश विदेश के श्रेष्ठ शिक्षाविदों का एक समूह बनाने का प्रयास करना है और जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा में नवाचार एवं नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट अर्थात निष्ठा पहल शुरू की है। वह यह विश्व का अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम स्कूली शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सगुन एक पहल भी केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। सगुन पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके जरिए शिक्षा की नींव को मजबूती मिलती है। सगुन में सा शब्द का आशय शाला से है जिसका अर्थ स्कूल से है और गुण का तात्पर्य गुणवत्ता से। सगुन पोर्टल के माध्यम से 15 लाख स्कूलों, 90 लाख शिक्षकों, 25 करोड़ छात्रों को जोड़ा गया है। इसके जरिए अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी या फिर आम लोग शिक्षा में खामियों की अपनी शिकायत आप देखते हैं कि क्या कर पाएंगे, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में शुरू की गई तमाम नई पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। निस्संदेह सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। लिहाजा सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार को शिक्षा पर अपना खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छी बात है। तो आप लोग शिक्षा में सुधार के लिए लिख रहे हैं ना, तो सरकार की इनका उल्लेख आप लोग कर सकते हैं। आपका आंसर एक प्रभावकारी आंसर रहेगा। ऐसा किया करिएगा, करना भी चाहिए आप लोगों को। और देखिए जो महत्वपूर्ण
एडिटोरियल रहते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। बाकी आपको लगता है कि छूट गया और आपको पढ़ना चाहिए तो उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। महिलाओं की बेहतरी के लिए खुली राह। और देखिए ईरान की बात हो रही है, अभी आपने देखा है कि ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव हुए ना, तो ईरान में उदारवादी मसूद पेजिशकियान ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने कट्टरपंथी माने जाने वाले सईद जलीली को हराया है। पेजिशकियान ने ईरान का शेष विश्व से अलगाव खत्म करने के नारे के साथ चुनाव लड़ा था। उन्हें आमजान की स्वतंत्रता का पैरोकार और हिजाब पहनने के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख वाला माना जाता है। ईरान के चुनाव में सुधारवादियों की विजय बड़ी ऐतिहासिक घटना सिद्ध हो सकती है। विशेषता मुस्लिम महिला जगत के लिए ईरान के चुनाव में पेजिशकियान की जीत कुछ नए मार्ग खोलते हुए दिख रही है। पेजिशकियान सुधारवादी नेता है, वह हिजाब पर लगे हुए सख्त कानून के भी विरोधी हैं। इसी मायने में ईरानी महिलाओं को पेजिशकियान से बहुत बड़ी आशाएं भी हैं। वैसे चुनाव के प्रथम चरण में चुनाव चाहने वालों और बहिष्कार करने वालों के मध्य संघर्ष हुआ। फलस्वरूप मतदान का प्रतिशत 40% से नीचे चला गया। दूसरे चरण में कट्टरपंथी सईद जलीली और पेजिशकियान के मध्य सीधे चुनाव में एकेडमिक छवि वाले जरीफ ने पेजिशकियान के लिए सघन अभियान चलाया। इन दोनों ने घोषणा की थी कि उनकी विदेश नीति न तो पश्चिम विरोधी और न ही पूरब विरोधी। इन दोनों ने रईसी की रूस और चीन से लगाव की नीति की आलोचना की। ईरान के आर्थिक संकट का समाधान करने हेतु भी उन्होंने अपना रोडमैप प्रस्तुत किया। परमाणु विषय पर व्यवस्थित बात करने, ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने के लिए भी संकल्पित दिखाई पड़े। वैसे यह भी माना जा रहा है कि ईरान की आंतरिक व्यथाओं के कारण निर्णय प्रक्रिया पर पूर्ण अधिकार अब भी सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई का ही रहेगा। खामेनेई के कट्टरपंथी दृष्टिकोण को चुनाव के बाद की कुद्स फोर्स से संबंधित बातों से समझा जा सकता है जो उन्होंने कही है। ईरान की नीतियों पर कुद्स का प्रभाव सदैव रहता है। कुद्स फोर्स IRGC की बाहरी इकाई है और राष्ट्रपति के पास इस पर सीधे नियंत्रण का अधिकार नहीं होता है। केवल ईरान के सर्वोच्च नेता ही यह निर्णय करते हैं कि कुद्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं। खामेनेई ने समूची चुनावी प्रक्रिया के मध्य इस बात को दोहराते रहे कि कुद्स फोर्स जो कर रही है वह देश की सुरक्षा नीतियों की दृष्टि से अनिवार्य है। महिलाओं की स्वायत्ता के प्रति नरम तो इजराइल फलस्तीन संघर्ष में मध्य पूर्व में ईरान ही हमास का प्रमुख समर्थक रहा है। पश्चिम विरोधी नीतियों के कारण भी इसकी स्थिति असहज होती रही है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने तो सीधे इजराइल पर आक्रमण करके अभूतपूर्व स्थिति निर्मित कर दी थी और इससे दोनों देश आमने सामने आ गए थे। ईरान में महिलाओं पर मोरल पुलिसिंग के पक्ष में सुदृढ़ कट्टरपंथी कानून बने हुए हैं। पेजिशकियान जो महिलाओं की नैतिक पुलिसिंग का विरोध करते हैं और पश्चिम के साथ टकराव की बजाय जुड़ाव का आग्रह रखते हैं। अब तक ईरान की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तथाकथित प्रिंसिपलिस्टों रूढ़िवादियों के नियंत्रण में थी। ईरान में किसी भी प्रकार के सुधारों के विरोधी थे। ईरान में चुनाव के मध्य ईरान सरकार में कभी मंत्री रहे सुधारवादी पेजिशकियान को जब गार्डियन काउंसिल ने चुनाव में प्रत्याशी मान लिया तब ईरान के सुधारवादी गठबंधन ने अपना समर्थन उनके पक्ष में दे दिया। खातमी उदारवादी मौलवी 2013 से 21 तक राष्ट्रपति रहे। हसन रूहानी ने उनका समर्थन किया। 5 जुलाई 2024 के दूसरे चरण के चुनाव में पेजिशकियान ने रूढ़िवादी प्रतिद्वंदी सईद जलीली को पराजित करके 53.6% वोट प्राप्त कर विजयी श्री वरण किया और यह माना जा रहा है कि 50 वर्षों के पश्चात पहली बार ईरान की बागडोर एक सुधारवादी राष्ट्रपति के हाथ में आ गई है। यद्यपि ईरान में सुधारवादी वर्ग ने ईरान के लिए जिन सपनों को देखा है, वे जिस प्रकार का शासन वे चाहते हैं, उस मापदंड में पेजिशकियान भी कोई आदर्श प्रत्याशी नहीं थे। तथापि अंधों में काना मामा के दृष्टिकोण से यही एक उत्तम चयन है। चुनाव अभियान में इन्होंने संकल्पित होकर पेजिशकियान के लिए एक तरफा अभियान चलाया। ईरान में निरंतर कट्टरपंथियों के दुष्प्रभाव के कारण नागरिकों को चुनाव में उतनी रुचि नहीं थी, किंतु पेजिशकियान के पक्ष में सुधारवादियों के प्रबल अभियान में स्थिति बदल दी। ईरानी जनता विशेषकर महिलाओं के मानस में यह भी बैठ चुका कि पेजिशकियान ने हिजाब के विरोध में सुदृढ़ता से अपनी बात रखी थी और उन्हें प्रबल समर्थन भी मिल ही रहा है। इस स्थिति में जनता ने दूसरे चरण में पेजिशकियान के पक्ष में भारी मतदान किया। जलीली की रूढ़िवादिता भी उन्हें चुनाव हराने में एक बड़ी बाधा तत्व सिद्ध हुई। अब जबकि ईरान में एक सुधारवादी सरकार का सत्ता संभालने का तय हो गया, तब ईरानी महिलाएं नए स्वप्न देख सकती हैं, नई उड़ान भर सकती हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, एशिया में एरोस है, यहाँ ईरान आपको देखने को मिलेगा। चाबहार पोर्ट के बारे में सुने हैं ना? तो इस तरह से आप देखेंगे संपादकीय पाठ हो जाता है आपका किसका? दैनिक जागरण का। तेल में मिलावट का खेल।
तो इन दिनों खाद्य तेलों में मिलावट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मिलावटी तेल से कई बार लोगों की बीमार होने और मौत होने तक की घटनाएं घट जाती हैं और हर सामान में आप देखिए मिलावट का काम चल रहा है। सरसों तेल में मिलावट की वजह से होने वाले रोगों को ड्राप्सी कहते हैं। क्या? ड्राप्सी। और ड्राप्सी का पहला मामला आप देखिए कि सन 1877 में पश्चिम बंगाल में सामने आया था। हालांकि यह रोग उत्तर भारत में प्रचलित था, जहां सरसों के तेल का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में ड्राप्सी का कोई मामला नहीं आया, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर मूंगफली या नारियल के तेल का उपयोग होता है। और आप देखते हैं कि देश में कुछ हिस्सों में 1998 में भी सरसों के तेल में मिलावट के मामले सामने आए थे। इस महामारी ने सरसों तेल की बिक्री को काफी हद तक प्रभावित भी किया। पिछले 2 दशक में कई अन्य तेल, खासकर रिफाइंड तेल ने सरसों तेल से इस अंतराल को भरते हुए बाजार में जबरदस्त फायदा उठाया। सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल और दूसरे निम्न गुणवत्ता वाले तेलों की मिलावट की जाती है, और जिससे आप देखते हैं कि इसकी शुद्धता, पौष्टिकता और गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके अलावा सरसों के तेल में अरंडी का तेल मिलाया जाता है, और विशेषज्ञों का कहना है कि अब 80% सरसों तेल राइन ब्रांड यानी कि धान की फुसी का तेल निकालकर मिलाकर बनाया जाता है। सरसों का तेल अमेरिका सहित कई देशों में प्रतिबंधित है। अमेरिका खाद्य और औषधि प्रशासन के अनुसार सरसों के तेल में इरुइसिक एसिड की मात्रा काफी अधिक होती है। यह एक प्रकार का फैटी एसिड है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह ठीक से पच नहीं पाता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। इरोसिक एसिड कई मानसिक विकारों जैसी याददाश्त कमजोर होने से भी जुड़ा हुआ है। यह शरीर में वसा के संचय को बढ़ाता है। इसलिए अमेरिका, कनाडा, यूरोप ने सरसों के तेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। असल में इरोसिक एसिड एक प्रकार का मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड है। अध्ययनों के अनुसार इरोसिक एसिड के अधिक सेवन से स्वास्थ्य पर कई संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इरोसिक एसिड के उच्च स्तर को मायोकार्डियल लेपिडोसिस के विकास से जोड़ा गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं में वसा जमा हो जाती है, जो हृदय के कार्य को खराब कर सकती है। और इस एसिड के अत्यधिक सेवन से लीवर बढ़ सकता है, फैटी लीवर रोग विकसित हो सकता है। हालांकि मनुष्य में इन प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। इस एसिड का अधिक सेवन करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें दस्त, पेट में ऐंठन, मतली शामिल है। हालांकि अभी तक निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ कि लेकिन लंबे समय तक आप देखिए इस एसिड के उच्च स्तर के सेवन के संभावित कैंसर जनित प्रभाव के बारे में कुछ चिंताएं भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले सरसों के तेल में धान की भूसी का तेल बहुतायत मिलाया जाता था, लेकिन अब पाम ऑयल मिलाए जाने लगा है। पाम ऑयल सस्ता होने के कारण दुकानदार को अधिक मुनाफा होता है। इन तेलों में रंग, खुशबू और मिर्च का अर्क, सिंथेटिक एलिल आइसोथियोसाइनेट, प्याज का रस और फैटी एसिड की मिलावट की जाती है। त्योहारों और शादियों के मौसम में मांग बढ़ने से मिलावटखोरी और बढ़ जाती है। महंगाई की वजह से सरसों के तेल में मिलावट की जड़ें देश में मजबूती से फैली हुई हैं और बाजार में नकली सरसों का तेल भी खूब बिक रहा है। और पाम ऑयल, राइन ब्रांड, सोया ऑयल मिलाकर सरसों का तेल बनाया और असली सरसों तेल से 30-40 रुपए कम दामों में बेचा जा रहा है। सस्ते दामों में मिलने वाले इस तेल की खासियत यह होती है कि इनमें किसी तरह की खुशबू नहीं होती है। रसायन और ग्लिसरीन युक्त तेल से गुर्दा संबंधी रोग की आशंका रहती है। मिलावटी तेल में मिले हानिकारक तत्व एल्डिहाइड, पॉलीमर आदि बेहद नुकसानदायक हैं। पॉलीमर एक ऐसा तत्व है जो तले जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कैंसर की कोशिकाओं तक विकसित कर सकता है। वहीं फैटी एसिड हृदय की धमनियों में जमता है और जिससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। ड्रॉप्सी से पीड़ित मरीज के शरीर में सूजन के साथ फेफड़ों में पानी जमा होने का खतरा रहता है। जबकि रसायन युक्त तेल लंबे समय तक इस्तेमाल करने से श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। ट्राई आर्थोकेरेसिल फास्फेट एक मिलावटी तत्व है जो खाद्य तेल के रंग के समान होता है। यह देखने पर आसानी से पकड़ में नहीं आता है। यह तेल में घुलनशील है। इसका स्वाद भी खाद्य तेल से ज्यादा अलग नहीं होता है। मिलावटी तेल के सेवन से रक्तचाप, दिल का दौरा, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। और इन बीमारियों से बचाव करना है तो तेल खरीदने से पहले तेल की शुद्धता की पहचान करना जरूरी है। सरसों में तेल में मिलावट की पहचान करने के लिए इसका फ्रेजिंग टेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल निकालकर उसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख देने और थोड़ी देर बाद इसे बाहर
कर देखा जा सकता है। अगर तेल जमा हुआ दिखाई दे रहा है या फिर सफेद दाग दिखने लगे तो समझ जाना कि तेल मिलावटी है। बैरोमीटर के जरिए भी असली सरसों के तेल की शुद्धता का मापा जा सकता है। बैरोमीटर का अंक 58 से 60.5 है, लेकिन अगर सरसों की तेल की रेटिंग की तय मानक से ज़्यादा है तो तेल नकली है। तेल का रंग बदलने का मतलब है इसमें मिलावट की गई है। सरसों के तेल को जांचने के लिए अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर उसे अच्छे से मलना। अगर तेल से कोई रंग निकलता है या किसी रसायन की गंध आती है तो तेल नकली है। और काफ़ी हद तक तेल के बाजार का खेल इसे लेकर किए गए दावों का भी है। कई कंपनियां शुद्ध और सात्विक विधि से तेल बनाकर बेचने का दावा करती हैं, जबकि यह दावा अधिकतर मामलों में झूठा निकलता है। कहीं कच्ची घानी तेल का दावा भी जोर जोर से किया जाता है, तो अधिकतर मामलों में संदिग्ध होता है। इस तरह के दावों के झांसों में आकर तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल खरीदने से पहले सतर्कता बरतने से ही मिलावटी तेलों से बचा जा सकता है। सस्ते के फेर में पड़ने से बचने की जरूरत है, क्योंकि यह बाद में बहुत महंगा पड़ता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ सरकारी महकमों की उदासीनता और लापरवाही के बिना चलता नहीं रह सकता, जबकि इस बात की जरूरत इस बात की ज्यादा है कि सरकार अपने स्तर से तेल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए बाजार में बेचे जाने वाले तेल की जांच, नकली तेल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। साथ ही मिलावटी तेल सहित सभी खाद्य पदार्थों के असली नकली होने की पहचान के लिए व्यापक स्तर पर तौर तरीके का प्रचार और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।